आज अपने शुरुआत कर रहे हैं भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान के अंदर हम आर्टिकल पढ़ने से पहले भारतीय संविधान का विकास पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान बना कैसे, उसके पीछे कौन कौन सी जो घटनाएं हैं वो शामिल हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपने एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि भारतीय संविधान का जो विकास है वो दो पक्षों में हुआ है। कितने पक्षों में हुआ है? दो पक्षों में। चलिए हम बात करें। सबसे पहले मैंने हेडिंग लगाई भारतीय संविधान। क्या लिखा मैंने? भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान का विकास हमारे को पढ़ना है। अभी क्या पढ़ना है? भारतीय संविधान का विकास। विकास के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, मैंने यहां पर दो पक्ष लिखे। कितने पक्ष लिखे? दो पक्ष। पहला जो पक्ष है वो मैं लिखा BEI और C, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। समझ आई बात? और उसके बाद जो दूसरा पक्ष मैंने लिखा है वो लिखा है क्राउन के अधीन। किसके अधीन? क्राउन के अधीन। क्राउन के अधीन कहें या हम कहें ताज के अधीन। क्राउन के अधीन या ताज के अधीन, दोनों पक्षों को हम नंबर वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करें BEIC के बारे में। चलिए हम बात करें समय है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी का। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी का। इस दिन BEIC की स्थापना होती है। क्या होती है इसकी स्थापना? और इस समय जो ब्रिटेन है वहां की महारानी कौन है? एलिजाबेथ। महारानी एलिजाबेथ कौन सी है? प्रथम। कौन सी है? प्रथम। इस महारानी ने व्यापारियों को 15 वर्षों तक वैलिड 15 वर्षों तक वैलिड हस्ताक्षर युक्त लाइसेंस दिए। क्या दिए भाई? लाइसेंस। ध्यान रखेंगे, सबसे पहले जब व्यापारियों को लाइसेंस दिए गए महारानी के द्वारा, उस समय व्यापार करने की जो अवधि है या वैलिडिटी है वो कितनी थी? 15 वर्ष, जो समय समय पर बढ़ाती गई, है ना। समय समय पर इस वैलिडिटी को बढ़ा दिया गया। स्टार्टिंग कितनी थी? 15 वर्ष थी। कितनी थी? 15 वर्ष। नेक्स्ट हम बात करें भारत के संदर्भ में। देखें, इस समय मुगल बादशाह मोस्ट इंपोर्टेंट है। मुगल बादशाह कौन था भाई? अकबर। कौन था? अकबर था। नेक्स्ट मैं यहां पर सन लिख रहा हूं कुछ। एक मैंने लिखा 1608 ईस्वी। क्या लिखा भाई? 1608 ईस्वी। 1608 ईस्वी में कंपनी की तरफ से पहला बंदा आएगा भारत। कहां आएगा? भारत आएगा। देखो वहां महारानी एलिजाबेथ ने यस बोल दिया कि आप व्यापार करो, लेकिन भारत के अंदर जो मुगल बादशाह बैठा होगा उससे बात तो करनी पड़ेगी ना व्यापार करने के लिए। सीधा कैसे आके व्यापार करने लगेंगे? 1608 ईस्वी में BEIC की तरफ से
प्रथम व्यक्ति कैप्टन हॉकिंस। कौन? कैप्टन हॉकिंस भारत आकर जहांगीर से मुलाकात करता है। किससे मुलाकात करता है भाई? जहांगीर से। समझ आ गई बात? इसमें आपको 2-3 बातें ध्यान में रखनी है कि पहला बंदा कौन आया भाई? कैप्टन हॉकिंस। किससे मिला? जहांगीर से। लेकिन जब कंपनी की स्थापना हुई उस समय बंदा कौन था? मुगल बादशाह अकबर था। समझ आ रही बात? क्योंकि 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है और इस समय कौन सा लिखा है मैंने? 1608। इस समय गद्दी पे कौन बैठा है? जहांगीर बैठा है। क्लियर बात? नेक्स्ट अपने बात करें, समय आया, इसमें थोड़ी सी एक बात रह गई, मुलाकात करता है और अस्थायी व्यापार की अनुमति प्राप्त करता है। कैसी है भाई? अस्थायी है, परमानेंट नहीं है। कैसी नहीं है? परमानेंट नहीं है, अस्थायी है। उसके बाद अपने बात करें, यहां पर समय लिखा मैंने 1615 ईस्वी। 1615 ईस्वी में कंपनी की तरफ से, या लिखें BEIC की तरफ से, सर टॉमस रो। कौन भाई? सर टॉमस रो भारत आया। कहां आ गया? भारत आ गया। एक तारीख लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा। 10 जनवरी 1616 ईस्वी में जहांगीर के साथ अकबर का किला या हम इसको बोल सकते हैं मैगजीन दुर्ग। कहां पे है? अजमेर। कहां पे है? अजमेर में स्थायी व्यापार की अनुमति प्राप्त करता है। अनुमति क्या करता है भाई? प्राप्त करता है। कौन करता है? सर टॉमस रो। कैसा? स्थायी, परमानेंट। मतलब जहां तक मुगल बादशाह का अधिकार है जितनी भूमि पर, वहां पर आप क्या कर सकते हो? व्यापार कर सकते हो। ये बात किसने बोल दी? जहांगीर ने। और किसके दबाव में आकर? अपनी बेगम नूरजहां के दबाव में आकर। क्योंकि नूरजहां बहुत खतरनाक लुगाई थी और उसकी चलती थी, और दबाव में है कौन? जहांगीर। और सर टॉमस रो को पता था कि जहांगीर किसकी बात मानता है, इसीलिए सर टॉमस रो बहुत सारे उपहार लेकर आता है। किसके लिए? नूरजहां के लिए। और नूरजहां के दी जहांगीर ने, छोड़ो जी की बात क्या मान ले। अब दबाव में है कौन? जहांगीर। और जहांगीर ने जैसा सर टॉमस रो ने कहा वैसा मान लिया। यहां तक आपको समझ आया क्या? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपने। चलिए नेक्स्ट हम बात करें, मैंने एक यहां पर सन लिखा 1700 ईस्वी। सन कौन सा है भाई? 1700 ईस्वी। 1700 ईस्वी को क्या हुआ? अंग्रेजों ने
कलकत्ता नगर की स्थापना की? कलकत्ता नगर की क्या कर दी भाई? स्थापना कर दी। कलकत्ता नगर की स्थापना हो गई। उसके बाद में समय आया 1707 ईस्वी का। इस समय क्या हुआ? औरंगजेब की मृत्यु। किसकी मृत्यु? औरंगजेब की जैसे मृत्यु हुई तो मुगल जो शासन है वो एक बार डगमगा गया, क्योंकि पुत्रों के अंदर उत्तराधिकारी संघर्ष से शुरू हो गया। उस समय अंग्रेजों को मौका मिल गया और अंग्रेजों ने क्या किया भाई? तो अंग्रेजों ने मद्रास व बंबई पर अधिकार कर लिया। क्या कर लिया भाई? अधिकार कर लिया। मतलब यहां से अंग्रेज जो स्टेप बाय स्टेप है वो आगे बढ़ रहे हैं। फिर मैंने यहां पे एक तारीख लिखी, 23 जून 1757 ईस्वी। 23 जून 1757 ईस्वी। और इस दिन युद्ध हुआ एक प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ है? प्लासी का युद्ध। हुआ कहां पर है? बंगाल में। हुआ कहां पर है? बंगाल में। देखिए इस युद्ध में भाग लेने वाले कौन कौन हैं? एक तरफ तो है बंगाल का नवाब सिरोजुद्दौला। क्या नाम लिखा मैंने? सिरोजुद्दौला। और बराबर में बैठा हुआ है कौन भाई? रॉबर्ट क्लाइव। कौन बैठा हुआ है? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव क्या हो गया भाई? विजयी हो गया। क्या हो गया इसमें? विजयी हो गया। अब यहां कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो मैं आपको क्लियर करूंगा। रॉबर्ट क्लाइव जीतते ही क्या बन गया भाई? बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। कहां का? बंगाल का गवर्नर जनरल। अब प्रश्न देखो कैसे बनता है। मैंने लिखा बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर। बंगाल का प्रथम गवर्नर। गवर्नर कौन बना? रॉबर्ट क्लाइव। कौन बना भाई? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। और उसके बाद हम बात करें बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनेगा? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग। उसके बाद प्रश्न आ जाए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो उत्तर क्या आएगा? विलियम बेटिक। विलियम बेटिक। फिर प्रश्न आ जाए भारत का प्रथम वायसराय,
फिर उत्तर क्या आएगा? लॉर्ड कैनिंग। क्या उत्तर आएगा? लॉर्ड कैनिंग। अब इसको समझते हैं अपने ये क्या है। देखिए, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर है, गवर्नर जनरल नहीं है, ध्यान रखना है अपने को। बंगाल का प्रथम क्या है? गवर्नर है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बोले तो कौन? वॉरेन हेस्टिंग। आगे चल के एक्ट आएंगे, उस एक्ट के तहत क्या इस पद का नाम बदलते रहेंगे, ठीक है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है भाई? विलियम बेटिक। और भारत का प्रथम वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग। अब यहां ध्यान दीजिए, बंगाल के गवर्नर का पद बदलकर क्या कर दिया? बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया। क्या कर दिया? बंगाल का गवर्नर जनरल। अब देखो, रॉबर्ट क्लाइव क्या है भाई? रॉबर्ट क्लाइव पहला क्या है? बंगाल का गवर्नर है। अगर प्रश्न आ जाए कि बताइए बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है, गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर, अंतिम गवर्नर कौन है? अब अंतिम गवर्नर पूछे तो वही अंतिम गवर्नर है जो पहला गवर्नर जनरल है। समझे? मतलब ये बंदा पद पे बैठा था, कौन से पद पे बैठा था? पर गवर्नर के पद पे। गवर्नर से क्या बना दिया? गवर्नर जनरल बना दिया। ये बंदा गवर्नर से गवर्नर जनरल बनाए, मतलब बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन? वॉरेन हेस्टिंग। और पहला गवर्नर जनरल कौन? वॉरेन हेस्टिंग ही आएगा, क्योंकि पद का ही नाम बदला है। फिर हम बात करें भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन आएगा? विलियम बेटिक। कौन आएगा? विलियम बेटिक। क्योंकि ये भी पद पर बैठे हुए इसका नाम बदला है, तो इसीलिए बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? विलियम बेटिक हो जाएगा, उल्टा। समझ आ गई? फिर हम बात करें भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन है? लॉर्ड कैनिंग है, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग के पद पर रहते उसके पद का नाम क्या कर दिया? वायसराय कर दिया। समझ आई बात यहां तक? अब हम बात करें भारत का अंतिम वायसराय, नहीं यहां समझ आ रहा अपने को तो वो लिख रहा हूं मैं, भारत का उत्तर आ जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। समझ आई क्या बात यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। लॉर्ड माउंटबेटन लिखो इतना। बना लो जल्दी से। आप सभी ने लिख लिया होगा। नेक्स्ट हम बात करें एक युद्ध है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी बक्सर का युद्ध हुआ। कहां पर है? ये भी बंगाल के अंदर। कहां हुआ है? बंगाल में। देखिए, इस युद्ध में कौन कौन शामिल हैं वो अपने बात करते हैं। बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड। मुगल बादशाह कौन है? शाह आलम सेकंड।
शाह आलम सेकंड। विरोध में कौन लड़ रहा है? मेजर मुनरो। कौन लड़ रहा है? मेजर मुनरो। अब देखिए मेजर मुनरो इसमें क्या हो गया भाई? विजयी। अंग्रेजों की जीत हुई और अंग्रेजों ने यहाँ पर अपने पैर जमाने शुरू कर लिए इस युद्ध के बाद। नेक्स्ट पेज अपने बात करें, आपने एक एक्ट पढ़ा होगा 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा एक्ट है? रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के अंदर हम बात करें, यह अंग्रेजों द्वारा भारत में बनाया गया प्रथम एक्ट, मतलब पहला एक्ट है। फिर हम बात करें इस एक्ट के तहत क्या किया गया। बंगाल बराबर में कौन बैठा है भाई? मद्रास। और बराबर में कौन है? बंबई। इसका भी गवर्नर है, इसका भी गवर्नर है। ये दोनों गवर्नर इस गवर्नर के अधीन कर दिए। किसके अधीन कर दिए भाई? बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिए। से नाम मतलब गवर्नर से नाम बंगाल का गवर्नर जनरल समझ आई बात? बंगाल के गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। और मैंने बताया था बंदा कौन है भाई? वॉरेन हेस्टिंग। कौन है? वॉरेन हेस्टिंग। अब वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का क्या है? गवर्नर जनरल। क्यों? क्योंकि मद्रास और बंबई वाले अधीन हो गए किसके? बंगाल के। अब हम बात करें वॉरेन हेस्टिंग की 4 सदस्यों वाली कार्यकारी परिषद बनाई गई। सदस्य कितने हैं भाई? 4। अब हम बात करें कि 4 सदस्यों में कौन कौन शामिल हैं। एक है मानसन, बोरवेल, फिलिप फ्रांसिस, एक मिनट, फिलिप फ्रांसिस, क्या हो रहा है? और एक है क्लेवरिंग। कितने हो गए? 4। मानसन, बोरवेल, फिलिप फ्रांसिस और क्लेवरिंग। मतलब ये 4 सदस्य हैं किसके नीचे? वॉरेन हेस्टिंग के नीचे।
इसी एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। यहाँ तक आप सभी को समझ आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलें अपने। एक बार समझते जाओ, बाद में लिख लेना लास्ट में, ठीक है। मैंने यहां पर एक एक्ट का नाम लिखा 1781 ईस्वी। सेटलमेंट एक्ट। कौन सा एक्ट है? सेटलमेंट एक्ट। इसी को हम बोलते हैं संशोधनात्मक एक्ट, और इसी को हम बोलते हैं जुडिकेचर एक्ट। देखिए इस एक्ट का मुख्य कार्य हम देखें, मुख्य कार्य क्या है वो हम बात करें। मुख्य कार्य क्या था कि जो गलतियां रह गई किसके अंदर, रेगुलेटिंग एक्ट में। किसमें रह गई? रेगुलेटिंग एक्ट में जो गलतियां रह गई, कमियां रह गई, उनका सुधार करना मुख्य कार्य। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों में सुधार करना। कमियों में सुधार करना। अब देखिए क्या सुधार किया है। सबसे पहला पॉइंट, उच्चतम न्यायालय की राजस्व अधिकारिता समाप्त कर दी। मतलब जो उच्चतम न्यायालय है वो राजस्व एकत्रित करने में कार्य करता था, वो काम इनसे छीन लिया। अब राजस्व एकत्रित तो करना है, उसके लिए क्या करेंगे? देखो ये काम तो, ये अधिकार छीन लिया किससे? उच्चतम न्यायालय से। फिर हम बात करें, राजस्व मंडलों की स्थापना की गई। राजस्व मंडलों की स्थापना की गई। यहां तक आपको समझ आया होगा। उसके बाद देखिए लास्ट लाइन देखते हैं अपने। जो उच्चतम न्यायालय है ना, उच्चतम न्यायालय के पास एक अधिकार था, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद ने कोई कानून बनाया, उस कानून पर जब तक उच्चतम न्यायालय अपनी सहमति नहीं देता तब तक वो कानून लागू नहीं होता था। वो भी यहां समाप्त कर दिया गया। देखिए कार्यकारी परिषद द्वारा बनाए गए कानून पर उच्चतम न्यायालय की सहमति अनिवार्य नहीं होगी, यह प्रावधान था। कार्यकारी परिषद द्वारा बनाए गए कानून पर उच्चतम न्यायालय की सहमति अनिवार्य नहीं होगी। बिना सहमति के भी वो कानून लागू
हो सकता है। आज की क्लास आपको समझ आई होगी और ये जो नोट्स बन रहे हैं इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप एक टेलीग्राम चैनल है करण सर PLB सर्च करेंगे। अगर आपको नहीं मिल रहा है ये फिर भी तो आप 9664401274 पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरे से लिंक प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।